हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को। ये मूवी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है जनरल रीसा बाय रीसा सारस्वती, जो कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है। ये फिल्म बहुत ही दिल दहला देने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में जो रिचुअल होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब आखिर में हमें कुछ रॉ फुटेज भी दिखाई जाती हैं और वार्न किया जाता है किसी भी आत्मा को जो कि उस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखी या फिर सुनी है उसका नाम मत लेना। यानी कि सेमेक का नाम चिल्ला चिल्ला कर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर लोगे तो वो आपको पोजेस कर लेगी, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल रियल घटना के ऊपर आधारित है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ विजुअल्स दिखाए गए जहां पर कुछ लोग पजेस्ड हालत में नज़र आ रहे थे, तो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए भी नज़र आते हैं। तभी हम प्रोफेसर डॉक्टर मौलियांतो अब्दुल्ला को देख पाते हैं, जो कि ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि सुपरनैचुरल चीज़ों में विश्वास रखना बस एक डर की मैनिफेस्टेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये सुपरनैचुरल चीज़ों की मान्यता हमारे कल्चर और सोसाइटी में पुराने वक्त से ही डीपली एम्बेडेड है, और ये मान्यताएं समय के साथ बढ़ भी रही हैं। इंसान को समझना ज़रूरी है कि उसके अलावा इस दुनिया में और भी जीव हैं जो कि शायद दिखाई ना दें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो दिखता नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हम किसी चीज़ को गलत भी नहीं बोल सकते, सिर्फ इस बिहाफ पर कि वो अभी तक साबित नहीं हुई है। फिर इसके बाद हमें रीसा सारस्वती के बारे में बताया जाता है। असल में रीसा एक फेमस इंडिगो है, यानी कि एक मीडियम है जो कि स्पिरिट्स को देख सकती हैं, उनसे बातें कर सकती हैं। अब इंडोनेशिया के अंदर उनकी एक टीम भी है जिन्होंने 2 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सुपरनैचुरल बीइंग्स की एग्जिस्टेंस के बारे में, कि हाँ वो यहाँ पर होते ज़रूर हैं। अब इंटरव्यू के दौरान रीसा सारस्वती ये बताती हैं कि वो एक लेखक हैं, बैंड मेंबर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, और साथ ही वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। वो बोलती हैं कि वो भूतों को देख सकती हैं, वो कुछ भूतों के नाम भी लेती हैं। वो बताती हैं कि पहले वो उनको देखकर थोड़ा डरा करती थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने उनसे बात करना शुरू कर दिया और उनकी कहानी दुनिया को बताने की कोशिश करी अपनी किताबों के सहारे। और इसलिए इस मूवी का नाम है जनरल रीसा बाय रीसा सारस्वती। रीसा बताती हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं वो झूठ बोलती हैं, मगर उनके लिए नाम और उनकी कहानियाँ एकदम सच हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पिरिट्स और डीमंस वगैरह होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें मानते हैं कि नहीं, उन्हें बस अपनी कहानियों को दुनिया के सामने लाना होता है। वो बताती हैं कि एक एंटिटी थी जिसने उन्हें बहुत डरा दिया था। रीसा ने गलती से उसका नाम अपने जनरल रीसा पॉडकास्ट में ले लिया था। अब इंटरव्यूअर पूछता है कि उस एंटिटी का नाम क्या है, जिस पर रीसा उसको नाम बताने तक से इनकार कर देती हैं, ये कहते हुए कि उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा। वो आगे ये बताती हैं कि उनके परिवार के लगभग सभी मेंबर्स के पास स्पिरिट से बात करने की एबिलिटी है, और इसी वजह से उन्होंने जनरल रीसा बनाया। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इन्वेस्टिगेशन साइट को दिखाते हुए, जहाँ पर जनरल रीसा की टीम पहुँच चुकी थी और ये सुबह के 11 बज रहे थे। रीसा बताती हैं कि जनरल उनका प्रोसेस है स्पिरिट से कम्युनिकेट करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि उन्होंने क्या देखा था। बेसिकली ये जो देखा करते थे उसको अपनी जनरल के अंदर नोट कर लिया करते। रीसा अपनी टीम को वो लोकेशन दिखाती है, ये बताते हुए कि यहाँ पर घोस्ट हंटिंग होगी। कैमरा रोल होता है और रीसा डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करती है, ये बताते हुए कि वो आज सर्च करने वाले हैं जस्टा बंधु के बाहर, जो कि सामने एरिया में है, और साथ ही साथ अपनी टीम को भी इंट्रोड्यूस करती हैं। अब जो इनके टीम मेंबर्स हैं उनके नाम है डिमास्टा, निको, इंडी, काकंगा, रीरी, फारुल, अंगा और जेफरी। और हाँ, एक और चीज़, रीसा इन सभी की आंट है और इसलिए उसने कहा था कि उसकी जो फैमिली वाले हैं वो स्पिरिट्स को देख सकते हैं। अब उनकी टीम के साथ साथ वहाँ पर कुछ ब्रेव टेस्ट पार्टिसिपेंट मौजूद थे, यानी कि जो लोग देखना चाहते थे कि स्पिरिट्स होती हैं या नहीं। तो उनके नाम होते हैं प्रिंसा, फैली और आरदी। अब फारुल जो होता है वो रीसा से उनको इंट्रोड्यूस करवाता है, और रीसा ये कहती है कि हंट स्टार्ट करने से पहले सभी प्रे करेंगे, जिसे अंगा लीड करेगा। वो लोग प्रे करते हैं और उसके बाद ब्रेव टेस्ट पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो 3 थे वो कैमरा के आगे बताते हैं कि उन्होंने इस हंट के लिए जनरल रीसा को क्यों ज्वाइन किया।
अब जो आरती होता है वो बताता है कि उसे ये सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और रिसा का वो बहुत बड़ा फ़ैन भी है। फैली बताती है कि उसे स्पिरिट से मिलना एक्सपीरियंस करना है और प्रिंसा ये कहती है कि लोग उसका नाम अक्सर गलत बोलते हैं, लेकिन जो रिसा है वो भूतों का नाम हमेशा याद रखती है, तो क्या पता ये ज्वाइन करने से लोग उसका भी नाम याद रखेंगे। अब इतने में ही पीछे से अजीब सी आवाज़ आने लगती है और सभी डर जाते हैं, लेकिन पीछे देखने पर यह पता चलता है कि वहाँ तो बस एक चूहा था। खैर वहाँ पर अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो हंट को रोक देते हैं और रात होने का वेट करने लगते हैं, यानी कि ये कोई अच्छा साइन नहीं था। अब रात को 9 बजे वो लोग अपनी हंटिंग को शुरू करते हैं, जहाँ पर रिसा सब लोगों को 3 टीम्स में बंट जाने के लिए कहती है और सब उसकी बात मानते हुए अलग अलग जगह पर हंटिंग शुरू कर देते हैं। फारुल की टीम को कुछ आवाज़ आती है और वहीं दूसरी तरफ डिमास्टा अपनी टीम को एक स्पॉट पर ले जाकर उन्हें ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक एंटिटी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खिंचा चला आया हूँ। रिसा इंडी से पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है, जिस पर इंडी कहती है कि उसका रोने का मन कर रहा है। तो रिसा कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अंगा प्रिंसा से पूछता है कि तुम कितनी क्यूरियस हो। इस पर प्रिंसा कहती है कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसने कभी भी स्पिरिट्स को नहीं देखा और ना ही महसूस किया है और वो उनको ज़रूर देखना चाहेगी। कि तभी अचानक से ऊपर झाड़ियों से कुछ आवाज़ आती है जिन्हें वो लोग सुन पाते हैं। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रिसा की तरफ, जहाँ पर वो अजीब तरह से गुर्राने लगती है और हम एज एन ऑडियंस नोटिस कर पाते हैं कि वो पोजेस हो चुकी है। बाकी लोग उन्हें किसी तरह संभालते हैं और इसी दौरान फैली काफ़ी डर चुकी थी। खैर अब जनरल रिसा टीम जो होती है वो प्रिंसा, फैली और आरती को अलग अलग स्पॉट्स पर कैमरा के साथ अकेले छोड़ देते हैं ब्रीफ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, ये बताते हुए कि उन्हें कुछ भी फील हो तो वो कैमरा में बताएं और अगर उन्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो क्लैप कर दें और टीम वहां पर पहुंच जाएगी। आरती, फैली और प्रिंसा अपने अपने फ़ोन्स के कैमरास भी ऑन कर लेते हैं ताकि वो पर्सनल वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएँ और उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और जनरल रिसा टीम उन्हें मॉनिटर करती है। अब जगह को एक्सप्लोर करते हुए प्रिंसा गाना गाने लगती है, जिसको सुनकर आरती और फैली काफ़ी डर जाते हैं। खैर थोड़ी देर तक घूमने के बाद प्रिंसा बोर होकर रिसा की किताबों की स्पिरिट्स के नाम लेने लगती है, जैसे कि पीटर एटसेट्रा। अभी रिसा ये देखकर काफ़ी अजीब फील कर रही थी। तभी प्रिंसा कहती है कि क्या उसे उस स्पिरिट का नाम लेना चाहिए जिसका नाम लेने से रिसा ने मना किया था, और अब वो तेज़ी से बार बार से सैमिक बोलने लगती है और उसके फ्रंट कैमरा से हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक भयानक एंटिटी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जिसके चलते उसे थोड़ी सी बेहोशी महसूस होती है और उसके पेट पर अचानक से ही उस एंटिटी का हाथ आता हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर वो चिल्लाकर भागने लगती है। लेकिन तब तक वो पजेस हो गई थी और एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि प्रिंसा अजीब तरह से जीभ बाहर निकालकर गुर्रा रही थी और ज़मीन पर रेंग भी रही थी। रिसा की टीम जो ये सब मॉनिटर में देख रही होती है, उनकी स्क्रीन अचानक से स्टैटिक हो जाती है और ये सब देखकर वो लोग भागकर प्रिंसा की तरफ आते हैं। अब अंगा और डिमास्टा प्रिंसा को प्रेयर करते हुए संभालते हैं और दूसरों को बताते हैं कि वो पजेस हो चुकी है। अब रिसा को उस स्पॉट पर काफ़ी कुछ अजीब सा फील होता है और वो दूसरों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज के लिए इतना हंट काफ़ी है और बैकअप करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन रिसा और कुछ टीम मेंबर्स प्रिंसा की पोजेस होने वाली वीडियो को देखते हैं, जहाँ पर रिसा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसा के बार बार वो नाम चिल्लाने की वजह से वो एंटिटी उसके अंदर आ गई और उसे पोजेस कर लिया। टीम मेंबर्स पूछते हैं कि क्या ये वही एंटिटी है जिसके बारे में लोग ट्विटर पर बात कर रहे थे। इस पर रिसा कहती है कि हाँ हो सकता है और उसका नाम बिल्कुल मत लेना। अब रिसा और उसकी जो टीम होती है वो प्रिंसा की डेली एक्टिविटीज़ को फॉलो करना बरकरार रखते हैं। अब जो प्रिंसा वाली वीडियो थी वो वायरल हो गई थी और प्रिंसा मार्केट से फ़िश लेकर आ रही होती है और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। वो लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वो वही वायरल वीडियो वाली लड़की है। वहीं दूसरी तरफ रिसा टीम मेंबर्स को ये बताती है कि प्रिंसा के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रिंसा पर अभी भी कोई ऊपरी साया हो सकता है। टीम मेंबर्स रिसा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, जिस पर रिसा जवाब देती है कि वो साया ओवा सादिरा हो सकती है, जो कि उसकी दूर की रिश्तेदार हुआ करती थी
उसे ये नाम तब मिला जब वो रीसा और उसकी फैमिली को हॉन्ट करने लगी। रीसा के पिता के मुताबिक अगर उवा सादरा को 5 दिन तक पोजेस्ड इंसान के शरीर से नहीं निकाला गया तो पोजेस्ड इंसान की आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी और उसका शरीर उवा का हो जाएगा। फिर अचानक से होता ये है कि रीसा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी तरफ अंगा और इंडी जो होते हैं वो प्रिंसा के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिंसा व्लॉग बनाते हुए इनका वेलकम करती है। इसी दौरान वहां पर वायु आ जाता है, जो कि रीसा जनरल की टीम को देखकर भड़का हुआ था, मगर प्रिंसा उसे शांत करवाती है। अब इंडी प्रिंसा से पूछती है कि क्या करेज टेस्ट के बाद उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इसका जवाब प्रिंसा ना में ही देती है। अंगा प्रिंसा को बताता है कि वो वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई, मगर रीसा जनरल की टीम को लगता है कि प्रिंसा के ऊपर कोई ऊपरी साया आ चुका है और क्लेंजिंग रिचुअल परफॉर्म करने की परमिशन वो चाहते हैं। इस पर प्रिंसा भी हाँ कर देती है, लेकिन जैसे ही अंगा रिचुअल परफॉर्म करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि प्रिंसा वहाँ से उठकर चली जाती है। हम नोटिस करते हैं कि प्रिंसा अब पजेस हो चुकी है। इंडी उसके पीछे जाती है देखने के लिए कि क्या हुआ है। तभी वहाँ पर उसको रीरी नज़र आती है। उसका पीछा करने पर अचानक से इंडी को कोई स्पिरिट उसे अंधेरे में खींच लेती है और अंगा आकर उसको संभालता है। इंडी उसे बताती है कि वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि शायद से उवा ही है। अब इंडी के हाथ पर घाव आ चुका था और पीछे गेट अपने आप खुल जाता है, जहाँ पर प्रिंसा बैठी हुई थी और वायु उसे देखने जाता है। डॉक्यूमेंट्री कैमरा में इंडी बताती है कि उवा ऐसे लोगों का रूप ले लेती है जिन्हें हम जानते हैं, तो उसे लगा कि वो रीरी होगी। अब डॉक्यूमेंट्री टीम को प्रिंसा के घर में कैमरास लगाने की परमिशन मिल जाती है और वो लोग अलग अलग स्पॉट्स पर कैमरा का सेटअप करते हैं ताकि वो प्रिंसा को हर तरफ से नोटिस कर पाएँ। अब रात के 2:04 हो रहे होते हैं और घर के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। लाइट फ्लिकर करने लगती है और हॉल के गेट अपने आप खुल जाते हैं। हम सफ़ेद कपड़ों में ढकी हुई एक एंटिटी को हॉल में चलता हुआ देखते हैं और डॉक्यूमेंट्री टीम के 2 लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। उनमें से एक वो सफ़ेद कपड़ा खींचता है, लेकिन उसमें कोई नहीं था और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि तभी अचानक से प्रिंसा उनके सामने आ जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे डिजीनेस होने लगती है। अब तभी अंगा उनसे ये पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो दोनों अंगा को कुछ भी नहीं बता पाए और प्रिंसा अपने कमरे में सोने चली जाती है, यानी कि ये उसी एंटिटी का काम था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंसा और वायु एक पॉडकास्ट के लिए निकल रहे थे। जाने से पहले प्रिंसा अपने व्लॉग में कहती है कि उसे अपने 5 साल की यूट्यूब जर्नी के दौरान कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी उसे अब मिल रही है, और ये पहली बार है जब किसी ने उसे पॉडकास्ट करने के लिए इनवाइट किया है। अब वायु और प्रिंसा जो होते हैं वो पॉडकास्ट के सेट पर पहुंच गए थे और पॉडकास्ट को शुरू किया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त पर, जहां पर अंगा बाकी सबको बताता है कि वायु ने उसे बताया है कि प्रिंसा पॉडकास्ट के दौरान काफ़ी गुस्सा हो गई थी। तभी वहां पर वायु और प्रिंसा आ जाते हैं और अंगा प्रिंसा से कहता है कि उन्हें एक बार और क्लेंजिंग करनी चाहिए, लेकिन प्रिंसा इस बात पर भड़क जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुबह सभी लोग प्रिंसा को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी और वो कल रात की अब फुटेज चेक करते हैं। तभी वायु को फोटो स्टूडियो से कॉल आता है, जो कि कल रात के हादसे के बारे में उसे बताते हैं और जल्दी स्टूडियो आने के लिए बोलते हैं। सभी लोग स्टूडियो पहुंच जाते हैं, जहां पर इंडी और रीरी प्रिंसा को नेकेड हालत में पाते हैं और एक कपड़े से ढककर उसे संभालते हैं। तो प्रिंसा होश में आती है और वायु से पूछती है कि वो कहाँ पर है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। खैर, अब रीसा को घर पर दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्यूमेंट्री टीम के मेंबर्स उन्हें कल रात की घटना और स्टूडियो की वीडियो दिखाते हैं। रीसा पूछती है कि क्या वो अकेली हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी है। इस पर वो बताता है कि टीम में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वायु को ये वीडियो दिखा पाए। खैर, अब तभी एक टीम मेंबर रीसा से ये पूछता है कि उनको क्या लगता है कि क्या ये वही एंटिटी सैमिक हो सकती है, और रीसा उसे उवा सादिरा के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उवा उनकी लेट ग्रैंड मॉम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, जो कि रिलीजन से काफ़ी दूर थी। एक बार उनकी ग्रैंड माँ ने उवा को प्रेयर क्लॉथ गिफ्ट किया था, लेकिन उवा ने उसे लेने से ही इनकार कर दिया।
ओवा की मृत्यु के बाद वो रीसा के परिवार को हॉन्ट करने लगी और तब जाकर रीसा के पिता और ग्रैंडपा ने ओवा की स्पिरिट को बांधने का सोचा और तब से उसका नाम सैमिक पड़ गया था। टीम मेंबर्स रीसा को बताते हैं कि पॉडकास्ट में प्रिंसा ने भी सैमिक का नाम लिया था। अब इन्हीं बातों के दौरान रीसा को बाहर अपना बेटा आरी नजर आता है, जो कि बहुत तेज से झूला झूल रहा था। वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और टीम मेंबर से बात जारी रखती है, लेकिन थोड़ी देर में ऊपर से उसका पति डिमास्टा उसके बेटे को गोद लिए नीचे आता है और वो ये देखकर चौंक जाती है। पीछे देखने पर झूला खाली था, लेकिन वो अभी भी घूम रहा था, यानी कि वो आत्मा यहाँ पर ही मौजूद थी। अब रात के वक्त डिमास्टा अपने फ़ोन से रीसा और आरी को रिकॉर्ड करते हैं, ये बताते हुए कि डॉक्यूमेंट्री टीम ने उन्हें ऐसा करने को कहा है और दोपहर की जो घटना हुई थी उसके बाद तो ऐसा करना काफ़ी ज़रूरी है। अब रीसा को हाथ में काफ़ी तेज़ खुजली होती है और वो अपने हाथ को स्क्रैच किए जा रही थी। डिमास्टा के पूछने पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब सो जाते हैं, लेकिन पीछे देखने पर आरी वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो दोनों काफ़ी घबरा गए कि तभी चाइल्ड मॉनिटर स्क्रीन पर हम देखते हैं कि आरी अपने कमरे में ही सो रहा होता है, लेकिन उसके साइड में एक एंटिटी बैठी हुई थी, यानी कि ओवा। और रीसा और डिमास्टा भागते हुए आरी के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो रोने लगता है और वो दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि उसे अचानक ही बहुत तेज़ फीवर हो गया था। हॉस्पिटल के अंदर रीसा काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन डिमास्टा उन्हें संभालते हैं, ये कहते हुए कि अब आरी का फीवर कम हो चुका है और उसकी हालत बेटर है। डिमास्टा आरी को देखने जाते हैं और तब तक परिवार के बाकी मेंबर्स भी आ गए थे और रीसा को संभालते हैं। रीसा कहती है कि हमें फादर से बात करनी होगी, जिस पर बाकी लोग ये बोलते हैं कि वो इस मैटर को हैंडल कर लेंगे और रीसा बस आरी और अपना ख्याल रखे। जनरल रीसा टीम फादर से बात करने जाती है, जहां पर वो फादर को बताते हैं कि प्रिंसा ने पॉडकास्ट के दौरान सैमिक का नाम ले लिया था, जिस पर वो प्रिंसा को बेवकूफ़ कहते हैं, ये बोलते हुए कि इसका अंजाम तुम सब नहीं जानते। कोई ऐसी गलती जानबूझकर कैसे कर सकता है, तुम लोगों ने उसे बताया नहीं था क्या? जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ मेंशन किया था, लेकिन प्रिंसा ने शायद बेवकूफ़ी में ऐसा कर दिया। अब प्रिंसा का कज़न वायु जो होता है वो उसे प्रेयर क्लॉथ देता है और उससे कहता है कि वो प्रेयर करे ताकि उसके मन को थोड़ी शांति मिले, लेकिन प्रिंसा प्रेयर को टालने की कोशिश कर रही थी। अब वायु उसे इंसिस्ट करता है, ये कहते हुए कि उसके बाद वो प्रेयर करेगा, लेकिन अचानक से प्रिंसा की आंखें ऊपर चली जाती हैं और वो पजेस हालत में हो जाती है। वो कहती है कि वायु अकेले स्वर्ग चला जाए, वो बड़ी सी राइस फील्ड में ही खुश है और अजीब तरह से हंसने लगती है। अब तभी हमको बताया जाता है कि प्रिंसा पर क्लेंजिंग रिचुअल रेगुलरली किया जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट्री टीम द्वारा मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो तीसरा दिन आ जाता है और प्रिंसा कैमरा के आगे कहती है कि उसे बहुत थकावट महसूस हो रही है। वो क्लेंजिंग रिचुअल रोज करवा कर थक चुकी है और उसके साथ रोज अजीब घटनाएं घट रही हैं, इसलिए आज उसने प्रिकॉशंस लिए हैं। तभी हम उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं और देखते हैं कि इंडी उसके साथ सोने आई है। प्रिंसा पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस पर इंडी कहती है कि कभी कभी लगता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग हैं तो हम सेफ हैं। प्रिंसा इंडी से पूछती है कि क्या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर इंडी बोलती है कि उसका बड़ा भाई निको उसका बेस्ट फ्रेंड है और बाकी सभी भी उसके दोस्त हैं। कि तभी अचानक से एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि प्रिंसा फिर से पजेस हो गई है और वो इंडी से कहती है कि हम भी 4 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, उनमें से 2 अपने पेरेंट्स के साथ शहर चली गईं और 2 जो बचे हुए थे वो अब साथ नहीं हैं। एक ने खुद को ख़त्म कर लिया और एक मर गई बिना ज़िंदगी में एक भी बार प्रेयर किए। ये सुनकर इंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको महसूस होता है कि ये प्रिंसा नहीं बल्कि ओवा है। तभी अचानक से ही घर की लाइट चली जाती है और इंडी उसी रूम में लॉक हो जाती है। ओवा इंडी को बुरी तरह से हॉन्ट करने लगती है और डॉक्यूमेंट्री कैमरास में ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। हम देख पाते हैं कि प्रिंसा दीवार पर रेंग रही थी और बुरी तरह से पोजेशन उसको हो गया था, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। खैर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर वायु और बाकी लोग आकर इंडी और प्रिंसा को संभालते हैं और थोड़ी देर बाद में रीसा और उनके पिता को वहाँ पर बुलाया जाता है। अब रीसा के जो पिता होते हैं वो घर को क्लेंस करते हैं और बाकी लोगों की हेल्प के साथ प्रिंसा को प्रेयर कराने की कोशिश करी जाती है, मगर प्रिंसा पोजेस्ड हालत में अपना हाथ पैर मोड़ने लगती है और सब पर हमला करने लगती है।
वो चाकू लेकर निको पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह बाकी लोग उसको संभालते हैं। रिसा ये भी कहती है कि वो उसे पोजेस कर ले, लेकिन उवा उसके अंदर नहीं जाना चाहती थी। खैर, अब रिसा के पिता उन्हें बताते हैं कि उन्हें लगता है कि ये कोई और ही आत्मा है, उवा की फॉर्म में। वो बाकियों को प्रिंसा के साथ उवा के ही गांव जाने के लिए कहते हैं, ये बताते हुए कि इस आत्मा को वहीं पर बांधा जा सकता है, और उन्हीं लोगों ने उवा को भी बांधा था। अब रिसा डॉक्यूमेंट्री में बताती है कि अगर इस आत्मा को जल्दी नहीं बांधा गया तो प्रिंसा कभी वापस नहीं आएगी। अब अंगा, वायु और बाकी लोग प्रिंसा को उवा के विलेज लेकर जाते हैं, जहां पर आते वक्त वो कुछ लोगों को एक कब्र को ले जाते हुए देखते हैं जो कि खाली थी। विलेज में एंटर करने पर वहां पर ढेर सारी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि काला जादू करने के लिए यूज़ होती हैं, या फिर कई तरह के अलग अलग रिचुअल्स में। वहाँ के लोग उन्हें देखकर काफ़ी भड़क जाते हैं और उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। अंगा उन्हें बताता है कि वो इस गांव के हेड से मिलने आए हैं, और तभी एक औरत ईटो उन्हें हेड के पास ले जाती है। रास्ते में हम खून से सनी हुई मैट्स को प्रिपेयर होता हुआ देख पाते हैं, और अंगा उनके बारे में पूछता है, जिस पर ईटो ये बताती है कि मैट्स असल में रिचुअल्स के लिए हैं, ताकि अब कोई और ना मरे। इसी दौरान प्रिंसा को एक न्यू बॉर्न बेबी दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। खैर, अब वो लोग उवा के घर पहुंच जाते हैं और प्रिंसा उसे देखकर हंसने लगती है। वो पोजेस्ड हो चुकी थी और उस घर के गेट को खोलकर वहां बैठ जाती है। अब वो लेडी ईटो उस घर को क्लेंस करती है और वहां के हेड अक्की को वहां पर बुलाया जाता है। फिर अब हेड जो होता है वो इन सब को आकर यही पूछता है कि क्या वो लोग रिसा के पिता के ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, जिस पर वो सभी हाँ करते हैं। एनीवेज, हेड यहाँ पर प्रिंसा को एग्जामिन करते हैं और कहते हैं कि ये तो 5वां दिन हो चुका है, और एक लाइन दोहराते हैं, 100 बॉडीज़, 200 बॉडीज़, 300 बॉडीज़। और अगले ही पल प्रिंसा भी ये लाइन दोहराने लगती है, और हेड ये कहते हैं कि तुमने खुद को रिवील कर दिया है उवा। जिस पर अंगा ये कहता है कि रिसा के पिता ने तो बताया था कि ये उवा सादिरा है ही नहीं, तो फिर ये है कौन। जिस पर हेड ये कहते हैं कि इस गांव के अंदर खाली उवा सादिरा को ही सेमिक नहीं कहा जाता, बल्कि हर उस आत्मा को जो कि इस गांव को हॉन्ट करती है उसको सेमिक कहा जाता है। और अंगा एक फ़ोटो को दिखाकर ये बताता है कि ये मेरी ग्रैंड माँ है, और उनकी बेस्ट फ्रेंड के नाम भी वो बोलता है, जिनके नाम उवा सादिरा, इनोक, उसकी ग्रैंड माँ मार्क और ग्रैंड माज एल्डर सिस्टर उवा मास ये होते हैं। अब प्रिंसा उस घर के अंदर तोड़फोड़ करती है, ये कहते हुए कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं अपने घर में ही आने से डरूंगी। अब बाहर हेड डॉक्यूमेंट्री कैमरा के अंदर बताती हैं कि ये गांव पिछले 4 साल से श्रापित है। इसी वजह से यहाँ पर खेती नहीं होती, सूखा रहता है, अननेचुरल डेथ्स होती रहती हैं और आत्माएं लोगों को हॉन्ट करती हैं। बेसिकली यहाँ पर आसपास बहुत सारी इविल स्पिरिट्स थी, क्योंकि ये लोग जो थे वो हमेशा से स्पिरिट्स वगैरह को बांधा करते, जिसके चलते इविल स्पिरिट्स ने इनको श्राप दे दिया था। खैर, अब हम गांव के लोगों को रात को रिचुअल की तैयारी करते हुए देखते हैं, और अंगा और बाकी सब रात होने का वेट करते हैं। रात को डॉक्यूमेंट्री टीम कैमरा सेटअप करके प्रिंसा और वायु को एक कमरे में रुकने के लिए कहती हैं, जब तक वो रिचुअल की तैयारी देख रही हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। वायु प्रिंसा को देखकर कहता है कि मेरी कज़न को परेशान करना बंद करो। इस पर प्रिंसा कहती है कि मैं यहीं हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। वायु उसे गले लगाकर कहता है कि एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं ला कर दूंगा। अब इतने में हम देखते हैं कि प्रिंसा फिर से पजेस हो जाती है और कहती है कि उसे न्यू बॉर्न बेबी का मांस खाना है। क्या वो ला कर देगा? वो उसके ऑर्गन्स का स्वाद कभी नहीं भूल सकती, और वायु ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ का जो बल्ब था वो फूट गया था और वायु पैनिक करने लगता है। अब डॉक्यूमेंट्री टीम के मेंबर्स ककान वहाँ पर आते हैं और हमें कैमरा के अंदर वो एंटिटी गुर्राते हुए दिखाई देती है। प्रिंसा वहाँ से गायब हो चुकी थी और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। अब घर के अंदर ढूंढते वक्त वायु और ककान अचानक से ही किसी अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारे ब्लैक मैजिक करने वाली चीज़ें रखी हुई थी, और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पर बाहर का कोई रास्ता नहीं था। ककान के पीछे मुड़ने पर वायु वहाँ से गायब हो चुका था और वो एंटिटी ककान को हॉन्ट करती है। अब किसी तरह से ककान को वायु मिलता है और वो वापस से उस घर में आ जाते हैं। इस बार वो मेन गेट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और गेट खुलता है और वायु अपना हाथ गेट पर रखता है
कि तभी गेट तेजी से बंद हो जाता है और वायु का हाथ गेट के बीच फंस गया था और बहुत कोशिशों के बाद उसका हाथ बाहर निकलता है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उससे खून बह रहा होता है। अब किसी तरह वायु और ककान बाकियों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रिंसा गायब हो चुकी है। अब वो लेडी जिसके हाथ में बच्चा था, जो कि शुरुआत में हमको दिखाई दी थी, जिसको देखकर प्रिंसा हंस रही थी, वो भागते हुए आती है ये बताते हुए कि वो उसके बच्चे को ले गई और वो हेड अक्की से हेल्प मांगती है। अभी अक्की तो सबसे पहले ये कहते हैं कि वो राइस फील्ड की तरफ ही गई होगी। और आपको याद भी होगा जब शुरुआत में प्रिंसा पजेस्ट हुई थी, जब वायु उसे प्रेयर्स करने के लिए कह रहा था, तब उसने यही कहा था कि स्वर्ग तुम्हें मुबारक हो और मैं अपने राइस खेत में ही खुश हूँ। यानी कि वो उन राइस फील्ड्स में बचपन में खेलती होगी या फिर जो कुछ भी हो, वो उसके करीब थे। फिर अब गांव के सभी लोग और जनरल रीसा की टीम प्रिंसा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। उन्हें खेतों में बच्चे की रोने की आवाज़ भी आती है, जिसको फॉलो करते हुए वो प्रिंसा तक पहुंच जाते हैं, जो कि पजेस्ड हालत में वहां पर बच्चे को हाथ में लेकर खड़ी थी। बच्चे को उससे ले लिया जाता है और प्रिंसा को एक चेयर पर बांध दिया जाता है और अब जो रिचुअल शुरू होगा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। खैर, यहाँ पर ईटो प्रिंसा को क्लेंस करने की कोशिश करती है, मगर वो अपने हाथ पैर मोड़ने लगती है। ईटो अब गांव वालों से कहती है कि इसे मैट से लपेट दो, और ये वही मैट है जिसको गांव के अंदर आते वक्त इन लोगों ने शुरुआत में देखा था, जिसको खून से रंगा गया था। अब यहाँ पर ईटो जैसे ही कहती है वैसा ही किया जाता है। प्रिंसा को एक चेयर पर बांधकर हेड अक्की के पास लाया जाता है, जो कि एंसेस्टर्स को याद करके रिचुअल शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्री टीम और बाकी गांव वालों को घरों के अंदर रहने के लिए बोला जाता है और कहा जाता है कि किसी भी कीमत पर बाहर ना आए। अक्की बताते हैं कि रिचुअल के दौरान नर्क का दरवाज़ा खुलेगा और उससे सिर्फ ऊवा ही नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं बाहर आएंगी, और यहाँ पर जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं उन सभी को मिलाकर सेमेक का नाम दिया गया है। खैर, अब ईटो और अक्की कुछ रिचुअल्स शुरू करते हैं। अक्की बताते हैं कि उन्होंने बलि के तौर पर एक एनिमल की बॉडी तैयार रखी है, लेकिन आत्मा ही तय करेगी कि उसे इंसान चाहिए या फिर जानवर। खैर, अब रिचुअल चैंटिंग वगैरह शुरू की जाती है और आत्मा को प्रिंसा के शरीर को छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन बार बार वो आत्मा ऐसा करने से इनकार कर रही थी। मजबूरन उन्हें एक बकरी की बलि देनी पड़ती है, जिसका खून प्रिंसा को पिलाया जाता है, और ये देखकर वायु बहुत घबरा गया था। वो अंगा से कहता है कि ये सब गलत हो रहा है। अब अंगा और बाकी सब रिचुअल स्पॉट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अक्की का एक आदमी उन्हें वहीं रोक देता है और रिचुअल आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर प्रिंसा थोड़ी कॉन्शियस होने लगती है कि तभी वो आत्मा वापस से प्रिंसा को पूरी तरह से पजेस कर लेती है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक लड़की नियति बाहर आती है, जो कि पजेस हो गई थी। वो बाहर आकर न्यूबॉर्न बेबी को खाने की बात करती है और ऐसा सेमिक ने स्टार्टिंग में कहा था, और वो वहाँ से भाग जाती है। खैर, अब कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और नोटिस करते हैं कि वो एक घर की छत पर जाकर नीचे कूद जाती है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब अक्की चैंट करते हैं कि एंसेस्टर्स ने नीति को चुना है और नीति की बॉडी को प्रिंसा के सामने रखा जाता है एज एन ऑफरिंग, कि तभी वहाँ पर घुप अंधेरा छा जाता है। डॉक्यूमेंट्री टीम्स अपने कैमरा की लाइट्स को ऑन करते हैं और एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। वायु अंगा से कहता है कि वो प्रिंसा को अकेला ना छोड़े। इस पर अंगा कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब अंगा कहता है कि हेड अक्की ने बताया था कि रिचुअल के दौरान नर्क का दरवाज़ा खुलेगा, तो ये वही पल हो सकता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग अलग होकर प्रिंसा को ढूंढेंगे, यानी कि उसकी आत्मा को, और टीम्स में स्प्लिट हो जाते हैं। ढूंढते वक्त उन्हें कई आवाज़ें आती हैं और अब वायु जो होता है वो अंगा से ये कहता है कि ये गांव वाले होंगे और मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि जाना कहाँ पर है। लेकिन अंगा उसे रोकते हुए बताता है कि ये इंसान नहीं, वो नर्क से निकली हुई आत्माएं हैं, और एज एन ऑडियंस हम बहुत सारे आत्माओं को वहाँ पर घूमता हुआ देखते हैं। यानी कि नर्क का दरवाज़ा खुल चुका था। धरती और नर्क के बीच में जो दीवार थी वो टूट चुकी थी। फिर थोड़ी देर के बाद में इंडी को प्रिंसा दिखाई देती है, जिसका पीछा करने पर वहाँ पर ढेर सारे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अब अंगा इंडी को पीछे खींचता है और इतने में ही प्रिंसा गुर्राते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। अंगा को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसे फॉलो करने पर वो ये देखते हैं कि वो एंटिटी उस कॉफिन पर बैठी हुई थी और गांव वाले जो कि मारे गए थे उनकी आत्माएं चैंटिंग कर रही हैं, और ये देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उन्हें प्रिंसा एक पत्थर पर पड़ी मिलती है।
इसको वो लोग संभालते हुए फील्ड से बाहर लाते हैं और बाहर आने पर वो इस स्पॉट पर आ जाते हैं जहाँ पर रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। यानी कि वो लोग प्रिंसा की आत्मा को लेकर आ गए थे और वहाँ पर सभी पुतले की तरह खड़े थे। अंगा वायु से कहता है कि हमें प्रिंसा को वापस उसी चेयर पर बिठाना होगा ताकि रिचुअल पूरा हो पाए। इस पर वायु मना करने लगता है, लेकिन अंगा उसे मनाते हुए प्रिंसा को वहाँ बैठा देता है। अब अचानक से वहाँ की लाइट्स और आग जलने लगती है और सभी लोग इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। रिचुअल जारी रखा जाता है जहाँ पर अक्की और ईटो चैंटिंग कर रहे थे और प्रिंसा के मुंह से एक काली चीज बाहर आती है जिसको अक्की नेते के मुंह में डाल देते हैं और हम देख पाते हैं कि प्रिंसा अब ठीक हो गई थी और अब ईटो अंगा से प्रिंसा को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है और वो सभी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यानी कि प्रिंसा अब ठीक हो चुकी थी और नियति जिसकी कुर्बानी दे दी गई थी उसके अंदर इस आत्मा को डाल दिया गया और अब उसे कैद करके फिर से दफना दिया जाएगा। रीसा डॉक्यूमेंट्री में बताती है कि उन्हें केयरलेसली उस एंटिटी का नाम लेने का गिल्ट है। वो बताती है कि टीम के घर वापस आ जाने के बाद भी उस गांव में वो रिचुअल जारी रहा था। वो ये बताती हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गांव अब भी सुपरनैचुरल चीज़ों से छुटकारा पा पाया या फिर नहीं। और टीम के घर लौटने के बाद गांव में जो कुछ भी हुआ वो डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। यानी कि वहाँ पर और भी बहुत भयानक चीज़ें हुई होंगी जो कि यहाँ पर बयान भी नहीं करी जा सकती। रीसा बताती है कि ये घटना बहुत ही दुखद भरी है और वो भी हफ्तों भर कोई कंटेंट नहीं बना पाएंगी। आखिर में प्रिंसा कैमरा के आगे जनरल रीसा टीम से माफ़ी मांगती है और उन्हें हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। वो बताती है कि उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन मिल चुका है कि उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो खुद को सही रूप से समझते हुए नहीं जिएगी तो। अब आखिर में हमें कुछ रॉ फुटेज दिखाई जाती है और वार्न किया जाता है कि किसी भी आत्मा को जो कि उस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखी या फिर सुनी है उसका नाम मत लेना, यानी सेमेक का नाम मत लेना, क्योंकि अगर लोगे तो वो आपको भी पोजेस कर लेगी। क्योंकि ये मूवी बिल्कुल रियल घटना के ऊपर आधारित थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक ट्रू स्टोरी बेस्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी जनरल रीसा बाय रीसा सारस्वती। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।